जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं जो डीआरडीओ सेप्टेम का एग्ज़ाम चल रहा है। साथी, जो आपका डीआरडीओ सेप्टेम का एग्ज़ाम चल रहा है, इसका आज हम देखने वाले हैं एनालिसिस। क्या देखने वाले हैं साथी? आज हम इसका एनालिसिस देखने वाले हैं। आज है साथी 18 मार्च और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करेंगे ताकि आने वाले दिनों में इस क्लास का जो लास्ट दिन का एग्ज़ाम रह गया है, चूँकि कल 19 मार्च है और आपका संडे है, इसलिए एग्ज़ाम नहीं होगा। जो आपका 20 मार्च का एग्ज़ाम रह गया है जिन भी विद्यार्थियों का, उन लोगों के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप सभी से निवेदन है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज है साथी 18 मार्च। आज है 18 मार्च और आज हम देखने वाले हैं 18 मार्च के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम का एनालिसिस। लगभग 50 प्रश्न आपके रहेंगे और हम देखेंगे साथी जो आने वाले दिन लास्ट दिन का एग्ज़ाम रह गया है उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से कुछ रहेंगे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो साथी, जीएस जीके जो होता है, जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से निवेदन है, ये ना सोचें कि डीआरडीओ का अकेला है। आपके लिए सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस जिन भी एग्ज़ाम जिनके भी रह गए हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास साबित होगी। तो चलते हैं आज के मोटिवेशन कोट की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, सफलता एक रात में नहीं मिलती है। सफलता एक रात में नहीं मिलती है, पर उसके पीछे न जाने कितने वर्षों की कड़ी मेहनत होती है। कह रहा है साथी, जब सफलता आपको मिलेगी तो उसके पीछे आपको कितने वर्ष, पता नहीं कितने वर्ष बीत जाएं, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। मतलब कई वर्षों की कड़ी मेहनत के पीछे आपको सफलता मिल ही जाती है। जिस प्रकार साथी आपने देखा होगा मांझी के बारे में सुना होगा, जिसने पहाड़ काट कर रास्ता बनाया था। उसको एक दिन में उसने नहीं बना लिया था, उसने कई महीने कई साल लगाए थे उस पहाड़ को काट कर फिर रास्ता बना था। उसी प्रकार सफलता है साथी। सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप अटूट और निरंतर पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहेंगे। तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था आज का पहला क्वेश्चन था साथी, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? क्या कह रहा था? सभी साथी याद रखेंगे, जो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं इसके बारे में पूछा गया था। तो आप सभी को पता होगा, हमने कल डिस्कस किया था कि बदले हुए राज्यपाल साथी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, जो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल हैं इनके रूप में जो शिव प्रताप शुक्ल हैं, कौन है? श्री शिव प्रताप शुक्ला जी ने क्या ली है? शपथ ली है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शिव प्रताप शुक्ला जी नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। और बात करें शिव प्रताप शुक्ला, ये कौन है? तो याद रखेंगे, ये मौजूदा समय में राज्यसभा से सांसद हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। ये राज्यसभा से मौजूदा समय में सांसद हैं शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें इनके निजी जीवन की, तो याद रखेंगे जो शिव प्रताप शुक्ला जी हैं ये आपके मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जो शिव प्रताप शुक्ला जी हैं ये मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? तो उत्तर प्रदेश के निवासी है। और बात करें हिमाचल प्रदेश की, देखो जब ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है, वर्ष 1971 में, याद रखेंगे, वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ लेगा साथी, हिमाचल प्रदेश भारत का पूर्ण राज्य कब बना? तो याद रखेंगे वर्ष 1971 में। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के लिए 1970 का अधिनियम आता है। इसके बाद आगे चलकर 1971 में क्या बनता है? पूर्ण राज्य बनता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें इसके पहले मुख्यमंत्री की, याद रखेंगे साथी, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो यशवंत सिंह परमार। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश जो है इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो यशवंत सिंह परमार थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए साथी, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में आपके सीएम कौन हो जाएंगे? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, यहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार बनी है। किसकी? याद रखेंगे सभी, यहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार बनी है और कांग्रेस की तरफ से जो आपके सीएम बने हैं उनका नाम है साथी सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम है साथी? याद रखेंगे, जो आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये यहाँ के क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद शिव प्रताप शुक्ला जी क्या है? ये आपके राज्यपाल बनाए गए हैं नए। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी, इसके बारे में हम देखते हैं। देखो कल हमने इन सूचियों को अच्छे से देखा था, जो बदले हुए राज्यपाल हैं इस सूची को अच्छे से देखा था। एक बार पुनः देख लेते हैं, लास्ट दिन एग्जाम में कोई ना कोई राज्यपाल जरूर पूछेगा। तो आंध्र प्रदेश के बारे में देखेंगे, अब्दुल नजीर यहाँ के
राज्यपाल बने हैं। कौन? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं साथी? ये आपके बने हैं अब्दुल नजीर। और बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? तो याद रखेंगे बिहार के राज्यपाल साथी आपके बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। देखो जो अभी हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस किया, शिव प्रताप शुक्ला के बारे में, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। और जो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे तो वो राजेंद्र अरलेकर थे। जो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर थे ये अभी हाल ही में बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होते थे, ये भी याद रखेंगे। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में विश्वभूषण हरिश्चंद्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्वभूषण हरिश्चंद्र क्या बने हैं? ये नए राज्यपाल बने हैं छत्तीसगढ़ के। इससे पहले ये कहाँ के थे? तो याद रखेंगे इससे पहले ये तेलंगाना के थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे पहले ये तेलंगाना के थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के तो सीवी आनंद बोस क्यों बने हैं? तो सभी को हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो आपके नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके स्थान लेने के लिए सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं। इसके अलावा बात करें असम की, ये क्वेश्चन कल पूछा जा चुका है, गुलाब चंद कटेरिया असम के राज्यपाल बने हैं। इसके अलावा केरल के तो श्री मोहम्मद आरिफ खान। मेघालय की बात करें तो फागू चौहान। इससे पहले फागू चौहान बिहार के होते थे, लेकिन वर्तमान में कहाँ के हो गए हैं? तो याद रखेंगे सभी साथी ये मेघालय के। वर्तमान में जो रमेश बैस हैं ये आपके कहाँ के हो गए? महाराष्ट्र के। इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी थे, याद रखेंगे इनको। त्रिपुरा के बारे में बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के हैं। और नागालैंड के तो याद रखेंगे ला गणेशन। कौन साथी? ला गणेशन। याद रखेंगे नागालैंड के कौन है? जो आपके ला गणेशन जी हैं, ये नागालैंड के नए राज्यपाल बने हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो केवल त्रिविक्रम परनाइक इंपॉर्टेंट है। केवल त्रिविक्रम परनाइक जी कौन बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? क्या पूछ रहा था साथी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 है यानी कि 143 है, तो इसमें क्या है? जो हाई कोर्ट है यानी कि जो आपका उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। क्या साथी? तो याद रखेंगे जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ये आपको राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। क्या दे सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत जो उच्च न्यायालय होता है ये परामर्श करने की शक्ति किसको प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये आपके राष्ट्रपति को सलाह प्रदान कर सकता है। इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 123 की, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये आपसे पूछ लेगा आगे चल के। कह रहा है अनुच्छेद 123, तो बात करें इसमें क्या है? तो याद रखेंगे जो राष्ट्रपति होता है इसके द्वारा संसद में जब सत्र नहीं होता है, क्या है? जब संसद में सत्र नहीं होता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति आपका अध्यादेश जारी कर देता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जो राष्ट्रपति है जब संसद में सत्र ना हो तो इस स्थिति में क्या कर देता है? अध्यादेश जारी कर देता है। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है वो किसमें है? अनुच्छेद 123 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें सुप्रीम कोर्ट की, देखो जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर न्याय, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इससे संबंधित पूछ लिया है कि सुप्रीम कोर्ट 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तो हो सकता है आने वाली शिफ्ट में पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो सभी साथी याद रखेंगे अनुच्छेद 124। क्या? अनुच्छेद 124 में भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन दिया गया है। इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 129 की, तो इसमें क्या कहा गया है? जो सुप्रीम कोर्ट है साथी ये आपका अभिलेख न्यायालय है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है साथी ये आपका कैसा न्यायालय है? तो अभिलेख न्यायालय, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया था G20 के एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप। क्या कह रहा है? G20 का जो एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप था ETWG की बैठक कहाँ पर हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था आपसे। बात करें एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की, तो इसकी G20 के तहत इसकी मीटिंग कहाँ पर होती है? तो याद रखेंगे इसकी पहली मीटिंग होती है बेंगलुरु में। इसकी कुल 3 मीटिंग होनी है साथी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। जो एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप है इसकी 3 मीटिंग होनी है। और पूछा था साथी जो पहली मीटिंग हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बेंगलुरु में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा ये भी याद रखेंगे आने वाले दिनों में एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो इसकी दूसरी बैठक होगी साथी ये आपकी 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसकी जो दूसरी बैठक होगी आपकी ETWG की यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की, तो याद रखेंगे दूसरी गांधीनगर में होगी। लेकिन जो पहली हुई थी 5 से 7 फरवरी के मध्य ये आपकी बेंगलुरु में हुई थी, यही आपकी पूछी गई थी। इसके अलावा बात करें G20 की, क्योंकि G20 का 2023 में भारत अध्यक्ष है तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। उन्हीं में से याद रखना है जो G20 था साथी इसकी स्थापना वर्ष 99 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा बात करें इसके मुख्यालय की, तो सभी साथी याद रखेंगे इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है, यानी कि किसी भी देश में इसका मुख्यालय स्थित नहीं है। साथी आपको याद रखना है ऐसा कई मुख्यालय ऐसे हैं जिनका कहीं पर, मतलब कई जो आपके संगठन है जिनका मुख्यालय कहीं पर नहीं है। इसमें G20 में क्या होता है? जो देश इसकी अध्यक्षता करता है, क्या करता है?
जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वही इसका अध्यक्ष होता है, यानी कि वहीं पर इसका मुख्यालय हो जाता है। कह रहा है जिस देश के द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है वहीं पर इसका मुख्यालय हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो यदि बात करें G20 के 2022 की, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। बात करें 2022 के G20 की, तो ये हुआ था साथी आपका वाली इंडोनेशिया में। कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे वाली इंडोनेशिया में होता है ये आपका। कहाँ पर होता है? तो सभी साथी याद रखेंगे वाली इंडोनेशिया में, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में कहाँ हो रहा है? तो याद रखेंगे भारत में इसका आयोजन हो रहा है। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे साथी, जो इसके शेरपा हैं, क्या साथी, भारत में इसके शेरपा कौन है? तो याद रखेंगे साथी इसके वर्तमान में भारत में शेरपा है अमिताभ कांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कौन है? तो याद रखेंगे अमिताभ कांत वर्तमान में क्या है? इसके शेरपा हैं भारत में। इंपॉर्टेंट है, जो 2023 का क्या हो रहा है? G20 हो रहा है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कुल कितनी कंपनियां शामिल है? इस तरह से क्वेश्चन आया था। क्या आप कंफर्म करके बताएंगे क्या यही क्वेश्चन था? यदि नहीं था तो फिर भी इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि क्या है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, कि कब इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसमें जो इसका सूचकांक है वो क्या है। ये सभी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे और जानेंगे लगभग इसमें कितनी कंपनियां शामिल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की, तो याद रखेंगे इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते थे पहले। किस नाम से? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। इसको पहले हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको क्या किस नाम से जानते हैं? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि BSE। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। BSE के नाम से इसकी स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे साथी। शायद 9 जुलाई था उस समय, जो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ये याद रखेंगे साथी, ये एशिया का सबसे पुराना है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखेंगे। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका काम क्या होता है? तो याद रखना शेयर मार्केट से संबंधित है। किससे? तो सभी साथी याद रखेंगे, जो शेयर मार्केट होता है उससे संबंधित ही हो जाएगा आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बात करें, ये एशिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज भी है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। ये एशिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। और जो आपका ये एशिया जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना वर्ष 1875 में होती है। इसके अलावा बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मुख्यालय की, तो सभी साथी याद रखेंगे इसका मुख्यालय मुंबई में है। जो मुंबई के दलाल स्ट्रीट है यहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय। कहाँ पर हो जाएगा? BSE का मुख्यालय, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय तो दलाल स्ट्रीट में। इसके अलावा बात करें इसमें कंपनियों की, इस तरह से क्वेश्चन था तो इसको याद रखेंगे। इसमें 5000 से अधिक कंपनियां शामिल है। किसमें? तो याद रखेंगे इसमें 5000 से अधिक कंपनियां शामिल है। जैसे आपका LIC होता है, इसके अलावा आपका अदानी ग्रुप है, जो आपकी ये आपके मुकेश अंबानी वाली कंपनी है, रिलायंस है। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसमें शामिल है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें साथी इसके सूचकांक की, किसकी? तो याद रखेंगे बात करें इसके सूचकांक की, तो सभी साथी याद रखेंगे इसका सूचकांक सेंसेक्स है। आपने अखबार में देखा होगा, कई बार लिखकर आता है सेंसेक्स या निफ्टी के बारे में। तो याद रखेंगे ये सेंसेक्स जो है ये BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या है? सूचकांक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और बात करें भारत में साथी कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज है, तो याद रखेंगे यहाँ पर भारत में 2 इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इनमें एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। कौन सा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका NSE के नाम से जानते हैं। और इसका जो सूचकांक होता है साथी ये आपका निफ्टी होता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। इसका सूचकांक क्या होता है? निफ्टी होता है। आपने देखा होगा अखबार में एक लिख कर आता है निफ्टी या सूचकांक के बारे में, कभी वो बढ़ जाता है कभी गिर जाता है। तो ये शेयर मार्केट से संबंधित है। भारत में 2 आपके स्टॉक एक्सचेंज कार्य करते हैं, जिनमें एक आपका हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा हो जाएगा आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, जो अलकनंदा है, क्या साथी? इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। कह रहा था साथी जो अलकनंदा है, अलकनंदा कर्णप्रयाग में कौन सी नदी से मिलती है? इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा था। जो अलकनंदा नदी है ये कर्णप्रयाग में किससे मिलती है? तो हम देखेंगे गंगा का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखो गंगा में कई नदियां ऐसी हैं जो मिलती हैं, बाद में जाके गंगा बनती है। तो सभी साथी याद रखेंगे। उससे पहले अलकनंदा का भी निर्माण देखेंगे। कह रहा है साथी जो धौली गंगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, धौली गंगा विष्णु गंगा जब आपस में मिलती हैं तो कौन सी नदी बनती है? अलकनंदा नदी बनती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब पहले शुरुआत में धौली गंगा और विष्णु गंगा नाम की 2 धाराएं या 2 नदियां मिलती हैं तो क्या बनता है? अलकनंदा बनता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अलग पेन से हम बताते हैं आपको। इसके अलावा बात करें हम अलकनंदा की, किसकी साथी? तो याद रखेंगे अलकनंदा आगे चलकर नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिल जाती है। कहाँ से? तो याद रखेंगे अलकनंदा आगे चलकर के नंदाकिनी नदी से मिल जाती है, लेकिन ये अलकनंदा ही कहलाती है क्योंकि अलकनंदा की धारा तेज होती है और नंदाकिनी इसमें समाहित हो जाती है। तो अलकनंदा जब आगे चलकर नंदप्रयाग में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ लेगा नंदप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? तो याद रखेंगे नंदाकिनी नदी। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे साथी जो आपका क्या है
आगे चलकर जब ये अलकनंदा आगे और बढ़ती है तो आगे चलकर ये कर्णप्रयाग में, जो अलकनंदा नदी है ये आगे चलकर के कर्णप्रयाग में, ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था? अलकनंदा कर्णप्रयाग में कौन सी नदी से मिलती है? तो याद रखेंगे जब अलकनंदा मंदाकिनी से आगे बढ़ती है उसके बाद किससे मिलती है? कर्णप्रयाग में। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये पिंडार नदी है साथी, जो आपकी कौन सी नदी, सभी साथी याद रखेंगे, इसमें जो पिंडार नदी है ये आपकी जब आगे चलकर पिंडार नदी से मिलती है तो कहाँ पर मिलती है? तो कर्णप्रयाग में। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जो अलकनंदा है पिंडार नदी से कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में। तो याद रखेंगे आज के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पिंडार नदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन बात करें जब अलकनंदा आगे बढ़ती है, क्योंकि पिंडार नदी की धारा भी छोटी है इसलिए आपकी अलकनंदा और आगे बढ़ जाती है। इसके बाद अलकनंदा आगे चलकर मिलती है मंदाकिनी नदी से। कहाँ से? मंदाकिनी नदी से मिलती है अलकनंदा, ये याद रखेंगे। और ये कहाँ पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे साथी। जब ये आगे चलकर मंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं तो कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में। ठीक है। इसके बाद जो मंदाकिनी नदी है उसकी धारा भी कमजोर है तो अलकनंदा और आगे बढ़ जाती है। लेकिन इसके विपरीत एक पश्चिम दिशा में और एक आपकी नदी होती है भागीरथी और भीलांगना। कौन सी? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भागीरथी और भीलांगना नदियां हैं साथी, ये पश्चिम की दिशा से चलते मिलके आती हैं आपस में। जब ये दोनों मिलती हैं ये कहाँ पर मिलती हैं? इनके बारे में याद रखेंगे। ये साथी आपकी गोविंद प्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पर? इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। कह रहा है भागीरथी नदी और भीलांगना नदी इसके बाद कहाँ पर मिलती हैं? तो गोविंद प्रयाग में। इसके बाद भागीरथी नदी आगे बढ़ जाती है क्योंकि भीलांगना भागीरथी में ही समाहित हो जाती है। उधर आपकी अलकनंदा आ रही थी और इधर से भागीरथी आगे बढ़ती है। जब ये दोनों नदियां आगे बढ़ती हैं साथी और आगे चल करके देवप्रयाग में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो आपका देवप्रयाग है यहाँ पर भागीरथी नदी और आपकी अलकनंदा नदी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में जब मिलती हैं तब जाके गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया थी किस तरह से गंगा नदी बनती है। तो याद रखेंगे सबसे पहले दो धाराएं होती हैं, एक आपकी धौली गंगा, विष्णु गंगा। ये आपकी अलकनंदा से मिलती हैं कहाँ पर? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जब ये दोनों मिलती हैं तो क्या बनता है आपका? विष्णु प्रयाग में। ये देखो जो धौली गंगा और विष्णु गंगा जब मिलती हैं तो कहाँ पर मिलती हैं? तो याद रखेंगे सभी साथी विष्णु प्रयाग में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो विष्णु प्रयाग है, जो आप एक मिनट, जो आपका विष्णु प्रयाग है, जो आपका विष्णु प्रयाग है यहाँ पर आके विष्णु गंगा धौली गंगा मिलती है, अलकनंदा बनती है। इसके बाद अलकनंदा नंद प्रयाग में नंदाकिनी से मिलती है, उसके बाद कर्णप्रयाग में पिंडार से मिलती है, उसके बाद आगे चल करके रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से मिल जाती है इधर। लेकिन पश्चिम की दिशा में इसकी भागीरथी और भीलांगना आपस में गोविंद प्रयाग से मिलती है। उसके बाद भागीरथी अलकनंदा जब देवप्रयाग मिलती है तब जाके गंगा बनती है कहीं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस तरह से सारे प्रोसेस से जब ये नदियाँ गुजरती हैं तो आगे चल करके गंगा कहलाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ पर? तो देवप्रयाग में। उम्मीद करता हूँ आपको ये गंगा का नदी तंत्र समझ में आया होगा। ठीक है। इसके अलावा हमसे क्वेश्चन पूछा गया था अलकनंदा से कर्णप्रयाग में कौन मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी? ये कर्णप्रयाग वाला आंसर हो जाएगा आपका पिंडार नदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, आप देखो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेंगे तो अच्छी तरह से ये नदी तंत्र समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिपीटेड है, इससे पहले भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है ये क्या होता है? एम्पियर होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एम्पियर इसका क्या होता है? एसआई मात्रक होता है। अच्छे से इसको याद रख लेंगे। इसके अलावा बात करें जब विद्युत धारा किसी परिपथ में जब बहती है तो उसको मापते हैं। जो आपकी विद्युत धारा जब किसी परिपथ में बह रही है जब उसको हम मापेंगे तो मापने वाला यंत्र क्या होगा? तो याद रखेंगे उसका नाम होता है एमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसका नाम क्या हो जाएगा? एमीटर। ठीक है, एमीटर। जैसे आपने मीटर लगवाया लाइट के लिए तो आप उसके पास गए, तुमने कहा एमीटर कितनी धारा आई, मतलब धारा को आपने मापा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। विद्युत धारा को मापने के लिए क्या करते हैं? एमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन बात करें साथी विद्युत धारा की कि विद्युत धारा होती क्या है, तो याद रखेंगे विद्युत धारा विद्युत आवेश की प्रवाह दर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विद्युत आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे इसके बारे में। एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा और जिससे हम धारा मापते हैं उसको क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है। ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था। तो सभी साथी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी बन चुकी है? दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। लेकिन साथ ही आपको एक बात और याद रखनी है, जो जब ये रिपोर्ट आई थी ये आपकी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जब भारत ने किसको हराया था, देखो भारत इससे पहले 6ठे स्थान पर थी, लेकिन जब भारत ने पीछे किसको छोड़ा था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। किसको पछाड़कर भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। किसको? हमने अंग्रेजों को पछाड़कर 5वां स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है साथी,
जो भारत अर्थव्यवस्था में 5वें क्रम पे बन तो गया है, लेकिन जो भारत की कुल संपत्ति है उसमें जो 1% लोग हैं वो अकेले 40% संपत्ति रखते हैं। जैसे अडानी हो गया, अंबुजा वाले हो गए, ये आपके महिंद्रा लोग हो गए, ये इतने बड़े बड़े कंपनियों वाले सेठ, जो भारत की मात्र 1% जनसंख्या है वो आपकी भारत की 40% जो आपकी धन है यानी कि दौलत है ये रखती है। ठीक है, ये एक आपके भारत की कमी है। इसी कारण भारत जीडीपी के पैमाने में, प्रति व्यक्ति जो भारत की जीडीपी है इसके पैमाने में दुनिया में 194 देशों में भारत इसी कारण 144वें पर आता है। किस पर आता है तो याद रखेंगे, इसी कारण भारत का कौन सा स्थान है प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम में, यानी कि प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत को 144वां स्थान प्राप्त है। और बात करें इसमें एशिया में हम कौन से स्थान पर हैं, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में एशिया में हम 33वें स्थान पर हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था तो बन चुके हैं, लेकिन अपनी आबादी का बहुत बड़ा एक तबका आज भी गरीब है। ये आपको सोचने वाली बात है, क्योंकि जो 1% लोग हैं वो आपकी 40% संपत्ति रखेंगे तो आपका देश कैसे अमीर बन सकता है। अर्थव्यवस्था तो आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अमीरी के मामले में यानी कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी भूखे सोते हैं। ठीक है, ये एक अपने देश की विडंबना है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की आप खुशी नहीं मनाएंगे, क्योंकि आपका बहुत सारा जो समाज है वो आज पीछे है। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इस तरह से कोई ऑप्शन थे आपके, कह रहा था निम्नलिखित में से कौन से मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सभी साथी याद रखेंगे, जो मृदा को प्रभावित करते हैं उन कारकों में से एक तो आपका तापमान हो जाएगा। क्या साथी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो मृदा को प्रभावित करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो वो आपका तापमान हो जाएगा। क्या साथी, तो याद रखेंगे तापमान। इसके अलावा आपकी ज़्यादा वर्षा, जैसे वर्षा ज़्यादा होगी तो मृदा प्रभावित होगी, या फिर आर्द्रता ज़्यादा होगी, या फिर वायु तेज चलेगी, या फिर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। जैसे आपने तालाब में पानी भरा तो आपको वहाँ पर जब ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाएगा तो आपकी मृदा कैसी हो जाती है, चटक जाती है, यानी कि मृदा को प्रभावित होना पड़ता है। इसी कारण आप याद रखेंगे, जो आपके तापमान है, ज़्यादा वर्षा होगी, या फिर आर्द्रता ज़्यादा होगी, या फिर वायु होगी, या फिर वाष्पीकरण होगा, इस तरह से भूमि की जो आयु है इससे क्या होता है, ये मृदा पर नुकसान पहुंचाती है। और आपने देखा होगा आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का भी ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे भी मृदा प्रभावित होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक बार आप अच्छे से उगा लेंगे कोई चीज़ें, जैसे रासायनिक उर्वरक आपने प्रयोग किए, उससे एक बार तो आप अच्छे से चीज़ें उगा लेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी जो उर्वरक जो उत्पादन क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। इसी कारण मृदा कैसी होती है, तो प्रभावित होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन इसके अलावा बात करें, जो आपके मुख्य रूप से ये सारे के सारे कौन से कारक हैं, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, जिसकी बात करें हम, मृदा अपरदन। देखो, ये मृदा अपरदन भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब हम मृदा अपरदन होता है, यदि मिट्टी का कटाव होता है, जैसे बाढ़ आ जाती है, तूफान चलते हैं और आंधियाँ आती हैं, तो इस तरह से, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। तो हमें मृदा को अपरदन जैसे रोकना है, मृदा के अपरदन को, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने होंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आप लोग पेड़ काटेंगे नहीं, यदि आपको मिट्टी बचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने होंगे, वरना ये नदियाँ बहाव में आकर के आपके जो खेत हैं उनकी, या फिर उसके आपके क्षेत्र की मिट्टी है उसको ले जाएंगी। ठीक है, जो अच्छी मिट्टी है, जो उत्पादन की क्षमता बढ़ाती है, उस तरह की मिट्टी बाढ़ में आकर प्रभावित होती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएंगे, जिससे आपकी मृदा अपरदन नहीं होगा। इसके अलावा आप सीढ़ीनुमा खेती भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी मृदा अपरदन नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं, यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस, इसका मतलब होता है टीबी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे, जो 24 मार्च है, प्रत्येक वर्ष हम 24 मार्च को क्या मनाते हैं साथी, विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। विश्व स्तर पर क्या मनाते हैं, क्षय रोग दिवस। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। 24 मार्च को क्या मनाते हैं, क्षय रोग दिवस मनाते हैं, अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन बात करें इसको मनाते क्यों है, तो याद रखेंगे, जो टीबी होता है, ये बीमारी, इसको 1882 में रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने, जो आपका 24 मार्च है, इसी दिन 1882 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने 1882 में जिस बैक्टीरिया के कारण आपकी क्या होती है, टीबी होती है, उस बैक्टीरिया की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब 1882 में रॉबर्ट कोच ने उस बैक्टीरिया की खोज की जिसके कारण टीबी होती है, तो वो दिन कौन सा था, 24 मार्च था। इसी कारण 24 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन बात करें टीबी की, तो ये कैसी बीमारी है, तो बैक्टीरिया से यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है, ये भी याद रखेंगे। और टीबी को हम यक्षमा रोग भी कहते हैं। देखो, टीबी को हमने कितने नाम से जाना, एक तो टीबी हो गया, ये टेलीविजन वाला टीबी नहीं है, ये बीमारी वाला टीबी है, ठीक है, याद रखेंगे। एक टीबी हो गया, दूसरा आपका क्षय रोग हो गया, तीसरा आपका कौन सा देखा हमने, यक्षमा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्षय रोग,
क्षय रोग के अलावा हमने देखा टीबी और इसके अलावा यक्षमा, इन 3 नाम से किसको जानते हैं तो याद रखेंगे इसको। बात करें इसका बैक्टीरिया कौन सा होता है तो याद रखेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से यह उगता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन बात करें इसके बचाव की, इसके बचाव किस प्रकार से करेंगे तो याद रखेंगे इसको बचाने के लिए हम बीसीजी का टीका लगवाते हैं। किसका? बीसीजी का टीका लगवाते हैं टीबी से बचाव के लिए। और बीसीजी को क्या कहते हैं? बेसिलस कॉलमेट गुरिन, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। आंवला में हमने बात की थी पिछले दिन, जब आपका आंवला होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है तो याद रखेंगे सभी साथी साइट्रिक एसिड। कौन सा? साइट्रिक एसिड आंवला में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें आंवला की तो याद रखेंगे आंवला आपका विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। किसका? तो याद रखेंगे जब विटामिन सी की कमी से जो रोग होते हैं उनको बचाने के लिए आप आंवला का सेवन कर सकते हैं, अच्छे से याद रखेंगे। विटामिन सी का अच्छा सा स्रोत कौन हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। इसके अलावा बात करें सेव की तो सेव में भी याद रखेंगे जो मैलिक अम्ल होता है। कौन सा? मैलिक एसिड होता है, ये आपका सेव में पाया जाता है और ये एक डाइकार्बनिक अम्ल है। ये भी याद रखेंगे जो मैलिक अम्ल है ये आपका एक डाइकार्बनिक अम्ल है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और ये स्वाद में कैसा होता है तो तीखा होता है। देखो आपने जो सेव खाए होंगे उसके जो बीज होते हैं उन बीजों में पाया जाता है मैलिक अम्ल, और ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। जब आप सेव खाते खाते जब बीज पड़ जाता है तो कैसा लगता है? कड़वा सा लगता है। तो इसी कारण याद रखेंगे इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है और तीखा स्वाद में होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और डाइकार्बनिक अम्ल होता है। इसके अलावा बात करें दूध की तो याद रखेंगे दूध में कौन सा वो हो जाएगा अम्ल, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन एक और पूछा गया था साथी G20 से संबंधित। कह रहा था G20 की सतत ऊर्जा के लिए बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है। कह रहा था जो G20 था साथी इसकी सतत ऊर्जा के लिए बैठक जो थी इसको कहाँ पर आयोजित हुआ था तो याद रखेंगे ये बैठक हुई थी झारखंड राज्य की राजधानी रांची में, इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको याद रखेंगे। G20 की जो ऊर्जा के लिए सतत ऊर्जा के लिए बैठक हुई थी ये आपकी झारखंड की राजधानी रांची में हुई थी। और बात करेंगे इसमें बैठक में चर्चा किस पर की गई थी? जो सौर ऊर्जा है साथी, याद रखेंगे सौर ऊर्जा पर इसमें चर्चा की गई थी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की यानी कि ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है ये COP21 में होती है। कब होती है? COP21 में, COP21 में होती है, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और इसका आयोजन कहाँ पर होता है? पेरिस में होता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन संगठन की जो स्थापना होती है ये आपकी COP21 पेरिस में होती है, इसको याद रखेंगे। और इसकी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है तो इसका वर्तमान में अध्यक्ष आपका भारत हो जाएगा, अच्छे से इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हमने सतत ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की और इसमें विशेष बढ़ावा किस पर दिया गया? सौर ऊर्जा पर और हरित ऊर्जा पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हरित ऊर्जा पर भी ज़्यादा जोर दिया गया था इसमें। इसके अलावा बात करें G20 की तो इसमें कुल 19 सदस्य हैं। कितने? तो इसमें 19 सदस्य हैं और आपका एक संगठन है जिसे हम यूरोपीय यूनियन के नाम से जानते हैं। 19 आपके सदस्य देश हो जाएंगे, इसके अलावा एक यूरोपीय यूनियन हो जाएगा। इसके साथ कुल कितने देश शामिल है तो 20 शामिल, यानी 19 देश और आपका एक यूरोपीय यूनियन सहित कुल 20 देश इसमें शामिल है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। वैसे यूरोपीय यूनियन में आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन, इसमें कितने देश हैं ये भी कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें भारत के अध्यक्षता में किसने की है तो याद रखेंगे G20 के जो शेरपा हैं अभी हमने डिस्कस किया था अमिताभ कांत है। कौन है साथी? अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं, ये भी याद रखेंगे। भारत की अध्यक्षता के लिए G20 के शेरपा कौन बने हैं तो अमिताभ कांत, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहली बार गणतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। क्या कह रहा था साथी? पहली बार गणतंत्रता दिवस कब मनाया गया था तो याद रखेंगे साथी पहली बार जब गणतंत्रता दिवस मनाया गया था सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये क्वेश्चन में मजाक किया था हमसे एग्जामिनर ने, कह रहा था 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं तो याद रखेंगे इसी दिन भारत में संविधान लागू हुआ था। जो आपका संविधान था ये एक भारत में लागू होता है, इसी के साथ भारत एक गणतंत्र देश बन जाता है। जब किसी देश में संविधान लागू हो जाता है तो वो गणतंत्र हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें संविधान की तो ये उत्तराखंड से लागू हुआ था, ये भी याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का संविधान कहाँ से लागू हुआ था तो याद रखेंगे उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से लागू होता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और बात करें इसके पहले राष्ट्रपति की, सभी को पता होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से जानते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, अच्छे से याद रखेंगे। और बात करें गणतंत्रता दिवस की तो जो गणतंत्रता दिवस होता है इसमें इसके मौके पर आपका राष्ट्रपति जो होता है वही आपका झंडा फहराता है, यानी कि तिरंगा फहराता है। तो याद रखेंगे कौन फहराता है? राष्ट्रपति। लेकिन पहले गणतंत्रता दिवस की बात करें तो दिल्ली का जो पुराना किला था साथी इसके सामने एक मौजूद इरविन स्टेडियम है,
कौन सा स्टेडियम? इरविन स्टेडियम है। इसी से आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया था और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया था? झंडा फहराया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहली बार इरविन स्टेडियम में तिरंगा झंडा गणतंत्रता दिवस के मौके पर फहराया गया था। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, नौसेना के पास कुल कितनी कमान स्थित है? कह रहा था जो नौसेना है इसके पास कुल कितनी कमान स्थित है या फिर कमांड स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें भारतीय नौसेना की तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे जो भारतीय नौसेना ऐसा थी ये आपकी इसके पास कुल 3 कमांड है। कितनी? 3 कमांड स्थित है। इंपॉर्टेंट है, बन जाता है, इसको याद रखेंगे। भारतीय नौसेना के पास कितनी कमांड है? तो 3 कमांड है। अच्छे से याद रखेंगे। बात करें भारतीय नौसेना की तो याद रखेंगे एक इसकी पूर्वी कमांड है साथी। पूर्वी कमांड इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखेंगे, क्योंकि भारत कुछ इस तरह से है। किस इस तरह से है तो याद रखेंगे जो पूर्वी कमांड है इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाएगा? जो आपकी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है, सभी को पता होगा, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में इसका क्या है? मुख्यालय है। जबकि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, इसमें विशाखापट्टनम में नौसेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें पश्चिमी कमांड की, कौन सी साथी? याद रखेंगे पश्चिमी कमांड। तो याद रखेंगे पश्चिमी कमांड का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई। कहाँ पर? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में यहाँ पर पड़ती है। इसको याद रखेंगे। यहाँ पर पश्चिमी कमांड का नौसेना का मुख्यालय है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन बात करें तीसरी और अंतिम कमांड की, तीसरी जो अंतिम कमांड है वो दक्षिणी नौसेना कमांड है। इसको भी याद रखेंगे। इसका मुख्यालय जो है ये कोच्चि में स्थित है। कहाँ पर? जो केरल का स्थान है कोच्चि, कोच्चि में इसका क्या पड़ता है? मुख्यालय पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो हमने तीनों कमांडों को डिस्कस किया। पूर्वी कमांड का मुख्यालय आपका विशाखापट्टनम में, दूसरी जो आपकी पश्चिमी कमांड है इसका मुख्यालय मुंबई में, और तीसरी जो अंतिम है दक्षिणी कमांड इसका मुख्यालय कोच्चि में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें भारतीय थल सेना की तो इसके पास कुल 7 कमांड है। इसमें 6+1 का मतलब क्या है? तो याद रखेंगे एक कमांड आपकी ट्रेनिंग देने के लिए है और जो अन्य 6 कमांडे हैं वो आपकी नौसेना की तैनाती यानी कि तत्परता के लिए है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें भारतीय वायुसेना की तो भारतीय वायुसेना के पास भी आपकी 7 कमांड है। कितनी? तो याद रखेंगे भारतीय वायुसेना के पास भी आपकी 7 कमांड है और भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुटियट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कह रहा था कुटियट्टम जो लोक नृत्य साथी ये किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे जो कुटियट्टम लोक नृत्य साथी ये आपका केरल राज्य से हो जाएगा। किस राज्य से? तो केरल से संबंधित हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन बात करें भारत की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपरा में से एक है जो कुटियट्टम है। ये भारत की आज भी सबसे पुरानी जीवित परंपरा में से एक है। कैसी? तो नाट्य परंपरा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें केरल की तो सभी को पता होगा यहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? एक तो आपका मोहिनीअट्टम हो जाएगा और दूसरा आपका साथी हो जाएगा कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली। एक मोहिनीअट्टम तथा दूसरा आपका क्या हो जाएगा? कथकली। ये 2 प्रकार क्या है तो याद रखेंगे ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। लेकिन बात करें और जो आपके पड़यनी है ये आपका फोक डांस है और तिरुवथिरकाली। ठीक है, तिरुवथिरकाली ये भी आपका एक फोक डांस है। तो केरल के पास 3 फोक डांस, कुटियट्टम, पड़यानी और तिरुवथिरकाली। ठीक है, और इसके अलावा मोहिनीअट्टम और कथकली ये शास्त्रीय नृत्य हैं। इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपके हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये किस किस के मध्य लड़ा गया था? कह रहा था जो हल्दी घाटी का युद्ध था ये किस किस के मध्य हुआ था? तो सभी साथी याद रखेंगे जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। तो याद रखेंगे जो 18 जून 1576 को ये युद्ध लड़ा जाता है। सबसे पहले तो याद रखें कि कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को। इसमें कौन कौन शामिल था? तो एक तरफ मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप थे और दूसरी तरफ सम्राट अकबर था। कौन था? अकबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बन जाता है, इसको याद रखेंगे। पहली एक तरफ तो कौन थे? तो मेवाड़ राजा महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ मुगल का सम्राट अकबर था। लेकिन बात करें इनकी सेनाओं के मध्य हुआ था। लेकिन बात करें साथी मुगल की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे साथी। जो हल्दी घाटी का युद्ध था इसमें मुगल की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे जो आमेर का राजा था मान सिंह। कौन? मान सिंह प्रथम के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और जो मान सिंह था ये अकबर के नवरत्नों में भी एक था। ये भी याद रखेंगे, जो मुगल सेना थी हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह ने इसका नेतृत्व किया था और मान सिंह जो था अकबर के नवरत्नों में से एक था। लेकिन इसके अलावा बात करें प्रताप, जो महाराणा प्रताप थे इनकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे उनका एक बहादुर सेनापति था जिसका नाम था हकीम खां। क्या नाम था? ये क्वेश्चन याद रखेंगे। हकीम खां सूर नामक एक इनका सेनापति था महाराणा प्रताप का। उसने क्या किया था? तो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था, याद रखेंगे। लेकिन बात करें इस युद्ध को आंखों से किसने देखा था? एक इतिहासकार हुआ है साथी, अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन? अब्दुल कादिर बदायूनी नामक एक इतिहासकार हुआ था।
इसने हल्दी घाटी का युद्ध अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि ये इतिहास लिखने में इतना माहिर था कि कहीं कुछ होता था तो वहां जाकर के खुद लिखता था। ठीक है, तो याद रखेंगे बदायूं था ये इतिहासकार ने हल्दी घाटी का युद्ध स्वयं देखा था अपनी आंखों से। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन सा इतिहासकार था जिसने अपनी आंखों से हल्दी घाटी का विशाल युद्ध लड़ते हुए देखा, तो याद रखेंगे उसके बारे में बदायूं हो जाता है। लेकिन बात करें हल्दी घाटी के युद्ध की, तो पहले इसमें अकबर की जीत बताई जाती थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहले इसमें क्या कहा जाता था कि अकबर जीता था, परंतु अब ऐसे साक्ष्य साबित हो चुके हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना जीती थी। ये याद रखेंगे, आपसे पूछ लेगा हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता था, तो महाराणा प्रताप की सेना जीती थी। इस तरह से ऐसे साक्ष्य हैं, ये दृष्टि IAS वालों ने बताया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। हल्दी घाटी का जो युद्ध है अकबर की पहले जीत बताई जाती थी, परंतु इसके ऐसे साक्ष्य साबित हो चुके हैं कि इस युद्ध में कौन जीते थे, अपने महाराणा प्रताप जी जीते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया था, धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। क्या कह रहा था साथी, जो धन विधेयक है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। तो सभी साथी याद रखेंगे जो आपका धन विधेयक है ये संविधान के अनुच्छेद 110 में है। किसमें, तो याद रखेंगे अनुच्छेद जो 110 है, कौन सा, जो आपका अनुच्छेद 110 है, इसमें आपका क्या संबंधित हो जाएगा, तो धन विधेयक संबंधित हो जाएगा। लेकिन बात करें साथी धन विधेयक की, तो याद रखेंगे सर्वप्रथम ये कहाँ पर आता है, लोकसभा में। ये निचला सदन होता है जो लोकसभा LS में, इसका सर्वप्रथम इसको लाया जाता है। जो धन विधेयक है सर्वप्रथम लोकसभा में आता है, और बात करें जब लोकसभा में पारित हो जाता है तो इसके उपरांत ये राज्यसभा में जाता है। कहाँ पर, राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा के लिए क्यों भेजा जाता है, तो विचार विमर्श हेतु। आप देख सकते हैं कि ये आपका सही है या नहीं, लेकिन इसमें कोई भी मतलब नहीं है भेजने का, क्योंकि राज्यसभा इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। सही हो तो ठीक है और ना हो तो भी ठीक है। जब 14 दिन के अंदर राज्यसभा इसको पारित नहीं करती, यानी कि स्वीकृति नहीं देती है, तो यह राज्यसभा से स्वतः ही पास हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये राज्यसभा ऐसा अगर 14 दिन के अंदर स्वीकृति नहीं देती है, ऐसा नहीं कर पाती है, तो यह विधेयक राज्यसभा से स्वतः ही पास हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो धन विधेयक है ये राज्यसभा में लाया तो जाता है विचार विमर्श हेतु, परंतु इसका कोई कार्य नहीं है। ठीक है, यदि राज्यसभा मना भी कर दे तो भी ये पास हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको अच्छे से याद रखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथी, सर्वाधिक तन्यता का गुण किस धातु में विद्यमान होता है। क्या कह रहा था, सर्वाधिक जो तन्यता है इसका गुण किस धातु में विद्यमान होता है। तो सभी याद रखेंगे साथी, जो आपका सर्वाधिक तन्यता का गुण है ये आपका सोने की जो धातु, जो सोना होता है, कौन, सोना, ये स्लीप वाला नहीं, गोल्ड। ठीक है, इसको याद रखेंगे, जो आपका गोल्ड होता है, जो आपका सोना होता है, एक मिनट सॉरी, जो आपका सोना होता है यानी कि जो गोल्ड होता है, इसमें सर्वाधिक क्या होता है, तन्यता का गुण विद्यमान होता है। यदि आप 1 मीटर सोने के तार को खींचकर 1 किलोमीटर लंबा कर सकते हैं, यदि आपके पास 1 मीटर सोने का तार है तो आपको इसको इतना खींचिए कि ये 1 किलोमीटर तक लंबा हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें क्या होता है, सर्वाधिक तन्यता का, क्योंकि हम तानते हैं तो तन्यता। ठीक है, तन्यता का गुण सर्वाधिक सोने में विद्यमान होता है। इसके अलावा इसमें आघात वर्धनता भी होती है, यानी कि आप इसको कितना भी पीटेंगे ये टूटेगा नहीं, ये तनता रहेगा। ठीक है, यानी कि बढ़ता रहेगा। सोने को आप कितना भी पीटेंगे ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन बात करें आवर्त सारणी में सोने का स्थान, सोने का यानी कि गोल्ड का स्थान, ठीक है, याद रखेंगे। जो आवर्त सारणी है इसमें गोल्ड का स्थान क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 79 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा पूछ लेगा आपसे चांदी का, किसका, चांदी का पूछ लेगा, तो याद रखेंगे चांदी का जो होता है ये कितना होता है, 47 होता है। क्या होता है, जो चांदी होता है, याद रखेंगे, जो चांदी होता है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 47 होता है, और जो गोल्ड होता है इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा साथी एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जो आपका NDA क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके बारे में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका टाइप नहीं हो पाया है, तो याद रखेंगे ये कहाँ पर है, तो याद रखेंगे खड़गवासला में। कहाँ पर, खड़गवासला में ये स्थित है। एक मिनट, ये कहाँ पर हो जाएगी साथी, खड़गवासला में NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर हो जाएगी, तो याद रखेंगे खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ पर पड़ता है, तो साथी याद रखेंगे ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है, तो याद रखेंगे खड़गवासला महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा प्रयास और आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों पसंद आया है तो आप सभी से निवेदन है, आप सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम 500 के करीब हैं, 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपके लिए क्या घोषित किया है हमने, सरप्राइज घोषित किया है। ठीक है, आप लोग जल्दी से जल्दी 500 पर पहुँचाएंगे। ठीक है, सरप्राइज आपके लिए है 500 फॉलोअर होने पर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए GS Hub by DS सर। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।